अब पांचवें सवाल में कह रहा है कि पानी की एक घनाकार टंकी की भुजा 2 मीटर है, इसकी पेंदी पर जल का दाब ज्ञात कीजिए जब यह जल से पूरी भरी हो, और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है जब जल से आधी भरी हो। तो मान लेते हैं कि एक घनाकार टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक 2 मीटर की है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पेंदी है, तो पेंदी पर हमें दाब पता करना है कि दाब कितना होगा जब यह टंकी पूरी भरी हो और जब यह टंकी आधी भरी हो, ठीक है। तो लिखेंगे जो पहले हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल का जो घनत्व है वह 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो लिखेंगे जो D है वह बराबर है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के। तो यह तो हुआ जल का घनत्व, और जी भी हमारे पास दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दाब हमें ज्ञात करना है कब, जब टंकी पूरी भरी हो। तो लिखेंगे टंकी जब जल से पूरी भरी हो। तो जब टंकी जल से पूरी भरी होगी तो जो इस टंकी में पानी है तो पानी की ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह 2 मीटर है, अर्थात जो H होगा वह होगा 2 मीटर। इसलिए सूत्र P बराबर HDG से, तो P बराबर हो जाएगा H का मान 2 गुणे D का मान 1000 और गुणे G का मान 9.8। तो जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19 और 1 पर दशमलव, तो 19.6 हो जाएगा और गुणे 1000। और जब हम 19.6 को 1000 से गुणा कराएंगे तो इस दशमलव को भी भूल जाएं, पूरा 196 ही रखें और 3 जीरो लगा दें। अब जो दशमलव था तो देखेंगे दशमलव के बाद अंक कितने थे, एक ही अंक था, ठीक है, इसलिए हम इधर से 1 पर दशमलव लगा देंगे। तो यह आ जाएगा 19,600। तो चूंकि यह P का मान आया है और P का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अतः जब टंकी जल से पूरी भरी होगी तो जो दाब होगा पेंदी पर वह होगा 19,600। और जब टंकी आधी भरी होगी तब देखते हैं कि P का मान कितना आएगा। तो लिखेंगे दूसरा नंबर डालेंगे, टंकी जब जल से आधी भरी हो। तो टंकी जब जल से आधी भरी होगी तो ऊंचाई जो है वह आधी रह जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 2 मीटर है, तो यदि आधी भरी जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी, सिर्फ 1 मीटर। तो लिखेंगे तब H बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब आधा कर देंगे तो रह जाएगा 1 मीटर। यहाँ पर भी मीटर लिख दें। तो फिर सूत्र लगा दें, इसलिए P बराबर, अब सीधे मान रख दें, H का मान कितना है 1 है और गुणे D का मान 1000 और G का मान 9.8। तो 9.8 कम 9.8 ही रहेगा, तो 9.8 को 98 लिख दें और 3 जीरो लगा दें। और चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दें। तो यह हो जाएगा 9,800 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब इस छठे सवाल में कह रहा है कि जल पर तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े का 3/5 भाग जल में डूबा हुआ है, लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए देखिए डूबे भाग का आयतन बटे कुल आयतन हमें करना पड़ेगा, अथवा हम ये भी कर सकते हैं कि ठोस का घनत्व अपान जल का घनत्व। तो जल का घनत्व और ना ही हमारे पास ठोस का घनत्व दिया हुआ है, तब हम यह सूत्र लगाएंगे डूबे भाग का आयतन। तो डूबे भाग का आयतन तो हमारे पास 3/5 है, लेकिन हमारे पास कुल आयतन नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर लिख लें कि दिया है लकड़ी के टुकड़े का डूबा हुआ भाग। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, हम यही सूत्र लगाएंगे। तो देखिए कुल आयतन तो हमारे पास है नहीं, तो मान लें कि कुल आयतन V है, क्योंकि आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए माना कुल आयतन V है, ठीक है। यह लकड़ी का आयतन माना गया है कि कुल जो आयतन है लकड़ी का वह V है। तब अब हम यह सूत्र लगा दें कि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व बराबर, तो लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, डूबे भाग का आयतन बटे कुल आयतन। तो देखिए यहाँ पर तो सिर्फ डूबा हुआ भाग दिया हुआ है,
लेकिन सूत्र में है डूबे भाग का आयतन, मतलब यहाँ पर हमें डूबे भाग का आयतन रखना है। तो देखिए यदि हम कहें कि 100 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लकड़ी का आयतन है और उसका 1/5 भाग डूब रहा है या 1/4 भाग डूब रहा है, तब हम कैसे पता करेंगे कि कुल आयतन कितना डूब रहा है जल में? तब हम क्या करेंगे, 100 गुणे 1/4 कर देंगे अगर 1/4 भाग डूब रहा है तो जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25, अर्थात 25 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन पानी में डूबेगा। और पानी के सतह के ऊपर कितना रहेगा लकड़ी का आयतन? 25 तो जल में है तो रह कितना गया? 75। तो 75 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जल के ऊपर रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर जो लकड़ी का भाग डूब रहा है वह है 3/5, तो क्या हो जाएगा? V का 3/5। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 का 1/4 किया गया था, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा V का 3/5, अर्थात डूबे भाग का जो आयतन होगा वह होगा V का 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे V गुणे 3/5 और बटे में कुल आयतन, तो कुल आयतन को V माना गया था तो बटे में V कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से V कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3/5। तो जब हम 5 से 3 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 0.0 लगाएंगे, 5 छक्का 30, तो यह आ जाएगा 0.6, तो बराबर 0.6। तो यह आ गया लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व। और घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह विमाहीन होता है। अब 7वें सवाल में कह रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े का 2/3 भाग पानी में डूबा रहता है। 0.8 आपेक्षिक घनत्व के द्रव में इसी ठोस का कितना भाग डूबेगा? तो सवाल में दिया हुआ है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वह पानी में 2/3 भाग डूब जाता है। तो हमें यह पता करना है कि लकड़ी के टुकड़े का कितना भाग द्रव में डूबेगा यदि उस द्रव का आपेक्षिक घनत्व 0.8 हो। तो आर्किमिडीज सिद्धांत से हम जानते हैं कि डूबे भाग का आयतन बटा कुल आयतन बराबर होता है ठोस का घनत्व अपान जल का घनत्व, और ये सब बराबर होते हैं आपेक्षिक घनत्व के। और हम ये भी जानते हैं कि ठोस का जो घनत्व होता है तो यहाँ पर हम ठोस का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान लिख सकते हैं, ठोस का आपेक्षिक घनत्व बटे जल का आपेक्षिक घनत्व रख सकते हैं। मतलब जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पर या सवाल में जो भी यहाँ पर दिया होगा हम वही रखेंगे। तो देखिए जल का घनत्व तो हम जानते ही हैं जो कि होता है 1, और जो कि यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल में तो 2/3 भाग डूब रहा है, तो जब हम यहाँ पर द्रव रखेंगे तब देखेंगे कि कुल कितना भाग डूबेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत से इसे हटा दें और यहाँ पर चाहे तो अपेक्षिक घनत्व रख सकते हैं। बाद में हमें यहाँ पर अपेक्षिक घनत्व ही रखना पड़ेगा क्योंकि द्रव का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो पहले तो जैसे कि पिछले सवाल में माना गया था कि माना कुल आयतन V है, तो यहाँ पर भी यदि हम आयतन कुल V मानेंगे तब डूबे भाग का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 गुणे V, मतलब V का 2/3 भाग, और कुल आयतन तो हमने V माना है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना कुल आयतन V है जैसे कि छठे सवाल में माना गया था। और यहाँ पर ठोस का घनत्व है तो ठोस का घनत्व अर्थात लकड़ी का घनत्व या लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व रख सकते हैं। तो ठोस का घनत्व को हम D मान लें, ठीक है, और अपान जल का घनत्व को 1 मान लें क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो V से V कट जाएगा, तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर बचा है सिर्फ 2/3 और इधर बचा है D/1, मतलब सिर्फ इधर D ही बचा है, तो D बराबर आ जाएगा 2/3। तो लकड़ी का जो घनत्व है वह तो आ गया 2/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लकड़ी का घनत्व। अब इस जल की जगह पर हमें द्रव रखना है जिसका आपेक्षिक घनत्व है 0.8। तो लिखेंगे पुनः आर्किमिडीज सिद्धांत से। तो आर्किमिडीज सिद्धांत से क्या हो जाएगा, डूबे भाग का आयतन हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि डूबे भाग का आयतन x है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि द्रव में जो लकड़ी का भाग डूबेगा वह है x, और चूंकि कुल आयतन लकड़ी का V है तो V का हो जाएगा x, अर्थात x गुणे हम V लिख सकते हैं, और बटे में रखेंगे V बराबर लकड़ी का घनत्व अभी आया है 2/3, और यहाँ पर द्रव का आपेक्षिक घनत्व रखना है तो बटे में रखेंगे 0.8।
तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2/3 तो ऊपर रहेगा, और चाहे तो जब यह दशमलव कटेगा तो नीचे हम एक 0 लगा सकते हैं, एक लिखकर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8/10, और 8/10 जो है यह इस बटे के नीचे है, इसलिए यह पलट जाएगा। जब इस बटे को गुणा बनाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो इसे काट लें, 2 अक्कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 5/3 दूनी 6। जो x का मान आया है वह आया है 5/6। अतः जो द्रव्य में लकड़ी का भाग डूबेगा वह डूबेगा 5/6 भाग। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 8वें सवाल में कह रहा है कि पानी में तैरते हुए किसी ठोस पिंड का 4/5 भाग डूबा रहता है। पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व दिया हुआ है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि डूबे भाग का आयतन दिया हुआ है और जल का भी घनत्व दिया हुआ है, तो हमें ठोस का घनत्व ज्ञात करना है। तो पहले तो मान लेंगे, माना ठोस पिंड का कुल आयतन V है, तब आर्किमिडीज सिद्धांत से, देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत से डूबे भाग का आयतन बटे कुल आयतन जो है यह हम ठोस का घनत्व अपान जल का घनत्व के बराबर भी रख सकते हैं और आपेक्षिक घनत्व के भी बराबर रख सकते हैं। तो सवाल में चूंकि हमें ठोस पिंड का घनत्व ज्ञात करना है, इसलिए हम यह सूत्र लगा दें, क्योंकि इसमें हमें ठोस पिंड का घनत्व ज्ञात करना है और जल का घनत्व दे ही रखा है। ठीक है, तो हम यह सूत्र लगा दें। ठीक है, तो हम इसको और इसको बराबर लेकर इसे हल कर लें। तो चूंकि डूबे भाग का आयतन हमें पता करना है, तो हमें V से तो गुणा कराना पड़ेगा, जैसे कि अभी छठा सवाल किया गया था। ठीक है, तो V से हम गुणा कराएंगे कितने से, जितना की भाग डूबा हुआ है। तो डूबा हुआ भाग है 4/5, और बटे में रखना है हमें कुल आयतन, तो कुल आयतन को V माना गया है, बराबर हो जाएगा ठोस का घनत्व, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस पिंड का घनत्व, क्योंकि इसे हमें ज्ञात करना है। और बटे में क्या रखेंगे, जल का घनत्व, जो कि दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो यहाँ से V तो कट जाएगा और 1000 को इधर ले आए तो यह हो जाएगा 4/5 गुणे 1000, क्योंकि इधर बटे में है, तो इधर बचेगा ठोस पिंड का घनत्व। तो यह हो जाएगा 5 अक्कम 5, 5 दूना 10, 2 0, तो 200 चक्कू हो जाएगा 800। ठीक है, अर्थात जो पिंड का घनत्व है वह है 800। तो इसको हम इधर कर सकते हैं, बराबर 200 चक्कू 800, और घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व बोतल की सहायता से नापने पर किसी द्रव का द्रव्यमान 45 ग्राम तथा उसी आयतन के जल का द्रव्यमान 50 ग्राम पाया गया। द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक घनत्व के बारे में पूछा गया है, तो देखिए इस सूत्र से हम कई सूत्र और बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ठोस का घनत्व अपान जल का घनत्व दिया हुआ है, तो चूंकि हमारे पास द्रव का द्रव्यमान दिया हुआ है और जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ठोस का द्रव्यमान अपान जल का द्रव्यमान, या आपेक्षिक घनत्व दोनों का दिया हुआ है, तब भी हम यह लिखेंगे कि ठोस का आपेक्षिक घनत्व बटे जल का आपेक्षिक घनत्व, जो कि इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। तो चूंकि हमारे पास द्रव और जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व बराबर होगा द्रव का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व बराबर जो जो दिया है पहले तो आप वह लिख सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लगाकर इसका मान रखने जा रहे हैं। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत से द्रव का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान। यहाँ पर घनत्व दिया होता तो घनत्व यहाँ पर भी रखते, यहाँ पर भी घनत्व रखते, और आपेक्षिक घनत्व दिया होता तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व रखते, यहाँ पर भी आपेक्षिक घनत्व रखते। ठीक है, द्रव्यमान दिया है इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान रखा गया। तो द्रव का द्रव्यमान दिया हुआ है 45 ग्राम और जल का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम। तो यह हो जाएगा 5 9 45, 5.50, तो यह हो जाएगा 9/10। तो 10 से जब हम 9 में भाग कराएंगे तो यह होगा 0.9। तो यही हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। और मात्रक तो कुछ रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन होता है। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार का बर्फ का एक पिंड शुद्ध जल में तैर रहा है। गणना करके बताइए कि इसे पूरी तरह डुबोने के लिए उस पर कितने किलोग्राम भार का बांट रखा जाए। बर्फ तथा जल के आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 0.9 तथा 1.0 है। तो देखिए यह सवाल दो प्रकार से हो सकता है।
लेकिन हम जिस प्रकार से करते आए हैं इस सूत्र की सहायता से वही सूत्र यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में है डूबे भाग का आयतन। जैसे मान लेते हैं कि यह एक बर्फ का टुकड़ा है जिसमें बर्फ का जो आपेक्षिक घनत्व है वह 0.9 है और जो जल का आपेक्षिक घनत्व है वह 1.0 दिया हुआ है और इस बर्फ का जो भार है वह है 1 किलोग्राम। तो इस सवाल में भी इसी सूत्र का यूज करेंगे हम। तो पहले तो यह पता कर लें कि जब यह टुकड़ा 1 किलोग्राम का था तब कुल कितना भाग डूबा है। फिर हम बाद में पता कर लेंगे कि जितना शेष ऊपर रह गया है भाग, इसको डुबाने के लिए हमें कितने और ग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो दिया है बर्फ का अपेक्षिक घनत्व और जल का अपेक्षिक घनत्व। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर्किमिडीज सिद्धांत से, तो आर्किमिडीज सिद्धांत से क्या हो जाएगा, डूबे भाग का आयतन। तो यहाँ पर हम मानेंगे डूबे भाग का भार। तो चूंकि बर्फ के टुकड़े का जो कुल भार है वह है 1 किलोग्राम और मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम का x भाग डूब जाता है, अर्थात यह हो जाएगा x गुणे 1 इस सूत्र की सहायता से। और बटे में रखना होता है कुल आयतन अर्थात कुल भार। तो कुल भार दिया हुआ है 1 किलोग्राम और बराबर में ठोस का घनत्व अपान जल का घनत्व। तो जल का घनत्व या ठोस का घनत्व तो दिया नहीं है लेकिन आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, इसलिए हम आपेक्षिक घनत्व रखेंगे बर्फ का आपेक्षिक घनत्व जो कि है 0.9 अपान जल का आपेक्षिक घनत्व जो कि है 1.0। तो इस दशमलव से यह दशमलव कट जाएगा तो बचेगा 9/10 अर्थात x का जो मान आया है वह आया है 9/10 अर्थात जो डूबा हुआ भाग है वह है पूरे भार का 9/10 भाग। तो ऊपर कितना रह गया, तो ऊपर रह गया सिर्फ पूरे में से, मतलब 1 में से यदि हम 9/10 कम कर दें तो यह हो जाएगा 10 - 9 बराबर 1/10 अर्थात 1/10 भाग ऊपर अभी रह गया है। तो 9/10 ग्राम डुबाने के लिए 1 किलोग्राम बर्फ के टुकड़े की जरूरत थी। तब अब हम पता करेंगे कि 1/10 ग्राम और डुबाने के लिए हमारे पास और कितना भार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि तब ऊपर बचा शेष भाग। ऊपर का मतलब पानी की सतह के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर बचा भाग कितना हो जाएगा, 1/10 रह जाएगा। तो अब एक एक नियम का प्रयोग यहाँ पर कर लें कि 9/10 भाग बर्फ का टुकड़ा डूबा जब बर्फ का भार था 1 किलोग्राम और हमें पता करना है कि 1/10 भाग डुबोने के लिए कुल कितना वजन होना चाहिए। तो 9/10 भाग डुबोने के लिए जो कुल भार की जरूरत है वह है 1 किलोग्राम। तो 1 भाग डुबोने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, हम 1/9/10 करेंगे। तो एक लाइन ना निकालें कि 1 भाग पर ना पता करें, डायरेक्ट हम 1/10 पर ही पता कर लें। तो लिखेंगे 1/10 भाग बर्फ का टुकड़ा डुबोने के लिए आवश्यक भार। तो आवश्यक भार क्या हो जाएगा, 1 बटे हम करेंगे 9/10 क्योंकि हमें 1 भाग पर पता करना है तो बटे में कर देंगे 9/10। और अब हमें पता करना है 1/10 पर तो हम गुणा कराएंगे 1/10 से। जैसे यदि कहा जाए कि 20 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है तो 25 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो 25 पुस्तकों का मूल्य पता करने के लिए पहले तो हमें एक पुस्तक का मूल्य पता होना चाहिए। तो एक पुस्तक का मूल्य पता करने के लिए हम 20 से भाग कराएंगे 100 में। तो यह हो जाएगा 100/20। तो यह आ जाएगा एक पुस्तक का मूल्य जो कि हो जाएगा 20 × 100 मतलब एक पुस्तक 5 रुपए की पड़ी। तो 25 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 5 को 25 से गुणा करा देंगे अर्थात यह हो जाएगा 100/20 × 25। तो वही चीज यहाँ पर की गई है। तो जब हम इसे अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 ऊपर तो 1 रहेगा और चूंकि यहाँ 9/10 ऑलरेडी है, नीचे 9/10 है तो 9/10 मेन बटे के नीचे है। जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो यह जो 9/10 है यह पलट जाएगा अर्थात 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। और इधर 1/10 तो ऑलरेडी है तो 1/10 तो 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/9 तो बराबर 1/9। तो चूंकि इधर किलोग्राम चल रहा है इसलिए यह आ गया किलोग्राम अर्थात 1/10 भाग बर्फ का टुकड़ा डुबोने के लिए जो आवश्यक भार है वह है 1/9 किलोग्राम। और यदि इसे ग्राम बनाना चाहें तब हम इसे 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1000 से गुणा कराएंगे
तभी यह ग्राम बन पाएगा। तो यह हो जाएगा 1000/9। तो जब हम 9 से 1000 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 9 अक्कम 9, 1 बचेगा 0, 9 अक्कम 9, 1 बचेगा 0, 9 अक्कम 9, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 9 अक्कम 9, 9 9 अक्कम 9, इस प्रकार से आता चला जाएगा। अर्थात यह हो जाएगा 111.11 ग्राम और यही हो जाएगा हमारा आंसर।